नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप, रोल, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लीवरेज आदि के बारे में डिटेल में समझेंगे। पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी का पार्ट 45 है ये, और ये महत्वपूर्ण है सभी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए फाइनेंशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस का मतलब होता है मनी, वेल्थ, धन। मैनेजमेंट का मतलब होता है डूइंग द थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि जो कार्य है उसको अच्छे तरीके से करना। तो जब फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से किया जाता है तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management is concerned with optimal procurement as well as the usage of finance. Optimal मतलब सर्वोत्तम तरीके से, procurement मतलब प्राप्ति, और usage का मतलब उसका प्रयोग करना। फाइनेंस का मतलब वेल्थ यानी कि मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मनी यानी कि वेल्थ के, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब मनी को प्राप्त किया जाता है संस्था के द्वारा, तो वो भी सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त किया जाए। सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त करने का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस में कहीं से मनी लेते हैं, फंड लेते हैं, तो उस फंड की कोई कॉस्ट होती है, हमें ब्याज देना पड़ता है, अगर शेयर इश्यू करते हो तो डिविडेंड देना पड़ता है। तो ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट मतलब जिसकी कॉस्ट कम हो, साथ ही साथ रिस्क भी कम हो। और यूसेज ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंस का यूज करना, यानी कि एसेट्स में उसको लगाना, फिक्स्ड एसेट्स खरीदना उससे, या नए प्रोजेक्ट्स बनाना, नई ब्रांच लगाना। तो मनी का जो प्रयोग है वो भी बेस्ट तरीके से हो। बेस्ट तरीका मतलब जहां हम मनी लगाएं उससे अच्छा रिटर्न मिले, ये ऑप्टिमम यूसेज होगा। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम समझ सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बिजनेस फाइनेंस टर्म, देखिए फाइनेंस का मतलब होता है मनी, और बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। कोई भी बिजनेस बिना मनी के नहीं चल सकता है, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर छोटे लेवल का बिजनेस है तो मनी यानी कि फंड्स कम चाहिए, लेकिन बड़े लेवल का बिजनेस है तो फंड्स भी ज्यादा चाहिए। अब चाहे बिजनेस छोटे लेवल का है बड़े लेवल का है, फाइनेंस का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है किसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया जाता है, समझा जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत कहां कहां पड़ती है और कौन कौन से विषय हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अफेक्ट होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो काफी विस्तृत है, क्योंकि बिना फाइनेंस के हम किसी भी एक्टिविटी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी एक्टिविटीज होंगी उनमें फाइनेंस का रोल हमेशा बना रहता है, तो फाइनेंस का स्कोप भी हमेशा बना रहता है। फाइनेंशियल का स्कोप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप इकोनॉमिक्स के साथ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर जब भी अपना कोई डिसीजन लेता है तो उसको इकोनॉमिक्स की जानकारी होना जरूरी है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के जो रूल्स हैं वो उसकी मदद करते हैं उसके फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने में। इकोनॉमिक्स चाहे मैक्रो इकोनॉमिक है चाहे मैक्रो इकोनॉमिक है, दोनों ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मदद करते हैं। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है स्टैटिस्टिक्स का काम होता है डेटा कलेक्ट करना और डेटा को आसान तरीके से प्रेजेंट करना। जब भी किसी फाइनेंशियल मैनेजर को कोई डिसीजन लेना होता है तो उसको बेस चाहिए होता है, उसको प्रीवियस डेटा चाहिए होता है, जो कि उसको स्टैटिस्टिक्स से मिलता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स, बहुत सारे इस तरीके के डिसीजन लेने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जहां पे हमको कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, तो मैथमेटिक्स की भी इसमें नीड होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर को जो डेटा मिलता है किसी फर्म से रिलेटेड, वो किसी फर्म के अकाउंट से ही मिलता है, उसके फाइनल अकाउंट्स को देख करके, तो इसका भी इसके साथ इंपोर्टेंस है, महत्व है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना कि किसी आइटम की मार्केटिंग कहाँ करनी है, मार्केटिंग का बजट बनाना है। तो मार्केटिंग का बजट बनाएंगे तो इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ वहां पे कोऑपरेट करना होता है, तो यहाँ पे भी इसकी नीड होती है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है किसी संस्था में जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे रिक्रूटमेंट है, चाहे सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, तो उन एक्टिविटीज में भी फाइनेंस जुड़ा होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट HR में भी रिक्वायर्ड होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जुड़ाव होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है उनको मैनेज करना। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं या प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, तो हमको बहुत सारे मटेरियल की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, आज की डेट में जितने भी जो मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो R&D के दम पे ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे, क्योंकि वो नई नई टेक्निक्स खोजने में लगी रहती है। उसके लिए भी फाइनेंस की जरूरत होती है। कहने का मतलब ये है, मोटे तौर पे हम इतना समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड किसी भी संस्था की हर एक्टिविटी, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट्स में जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल हेल्थ होता है वो हमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख के पता चलता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होता है कि हम फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करें, उनको समझ सकें और बेटर तरीके से उनको मैनेज कर सकें। कुछ पॉइंट्स हैं, इनके माध्यम से हम फाइनेंशियल मैनेजर के या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल को समझेंगे। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस में कि फिक्स्ड एसेट्स का क्या साइज रखा जाए और क्या उनका कंपोजिशन हो। कंपोजिशन का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारी फिक्स्ड एसेट होती हैं, कितना पैसा बिल्डिंग में रखना है इन्वेस्ट करके, कितना पैसा हमें फर्नीचर में रखना है, कितना पैसा व्हीकल्स में रखना है, कितना पैसा प्लांट में इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से उसका कंपोजिशन, यानी कि ये दोनों ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करता है ये तय करने में, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के माध्यम से हम ये जान पाते हैं किसी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा इसका रोल होता है क्वांटम ऑफ करंट एसेट एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स। जैसे फिक्स्ड एसेट में मदद करता है कि फिक्स्ड एसेट का क्या साइज रखें, ठीक वैसे ही करंट एसेट का भी हम क्या क्वांटम रखें, क्या क्वांटिटी रखें, कितना करंट एसेट मौजूद रहने चाहिए। ये भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें मदद करता है ये जानने में, ये डिसीजन लेने में। और उसका ब्रेकअप क्या हो, जो करंट एसेट हम रखेंगे कितना हमको कैश रखना चाहिए, कितनी इन्वेंटरी रखनी चाहिए, कितना रिसीवेबल्स रखना चाहिए, इन सब में भी फाइनेंशियल डिसीजन हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। अब किसी भी संस्था में चाहे करंट एसेट हो चाहे फिक्स्ड एसेट हो, उन सब के लिए फंड्स की जरूरत होती है। फंड्स हमें सोर्सेज से मिलते हैं और जो सोर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। लंबे समय के लिए जहां से हमें पैसा मिलता है वो लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं और कम समय के लिए जहां से फंड मिलते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म सोर्स रहते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पहचान करने में मदद करता है कि हमको लॉन्ग टर्म सोर्स से कब फाइनेंस करना चाहिए और शॉर्ट टर्म सोर्स का यूज हमें कब करना चाहिए और उनका आपस में कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही है जैसे, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के भी बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम लोन भी ले सकते हैं, डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, शेयर भी इशू कर सकते हैं। तो उनका क्या ब्रेकअप हो, कितना हम शेयर कैपिटल से लें पैसा, कितना हम डिवेंचर्स के माध्यम से लें, कितना बैंक से लोन लें, कितना पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से पैसा लें, इस ब्रेकअप को भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो मदद करता है पहचान करने में। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो ये पहचान करने में मदद करती हैं कि अगर हम कोई सोर्स यूज करते हैं, यानी कि अगर हम शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, तो कॉस्ट किसकी ज्यादा है, रिस्क किस में ज्यादा है। तो ये हमें जब इन चीजों का पता चलता है किसकी कॉस्ट ज्यादा है, किसकी रिस्क ज्यादा है, तो हम बेटर डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं और इन सब में हमारी मदद करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तक हमने जो आइटम देखे थे वो सब बैलेंस शीट आइटम थे, लेकिन P&L आइटम्स को भी तय करने में ये मदद करता है हमारी। ऑल आइटम्स इन P&L अकाउंट, जैसे इंटरेस्ट है, एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, इनका क्या लेवल रखा जाए, इनके भी लिए हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें मदद करता है। कैसे करता है, देखो इंटरेस्ट देते हैं लोन पे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तय किया जाता है कि क्या फर्म लोन बियर कर सकती है
इंटरेस्ट बियर कर सकती है, इंटरेस्ट की पेमेंट की कैपेसिटी कैसी है फर्म की, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो एनालिसिस होता है उसमें इन बातों की जानकारी ली जाती है कि फर्म कितना इंटरेस्ट बियर कर सकती है, उसी के आधार पर लोन लेने का डिसीजन लिया जाता है, जो कि अल्टीमेटली हमारे इंटरेस्ट को तय करता है कि P&L में कितना इंटरेस्ट रहेगा। ठीक वैसे ही किसी एक्सपेंस को, यानी कि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका अपने खर्चे होते हैं। जब हम डिसीजन लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है नहीं करना है, तो एक तरह से हम अपने एक्सपेंसेस को भी तय करते हैं कि वो कितने रहने हैं, और अल्टीमेटली वो एक्सपेंसेस P&L को इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट पे, और फिक्स्ड एसेट का जो डिसीजन लिया जाता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है कि कोई फिक्स्ड एसेट संस्था को खरीदनी है या किराए पे लेनी है, लीज पे लेनी है। अगर हम खरीदेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो एक तरह से डेप्रिसिएशन को भी ये तय करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हम कितना डेप्रिसिएशन रखना चाहते हैं अपने P&L में। जितनी हम फिक्स्ड एसेट लेंगे उतना डेप्रिसिएशन ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या नीड होती है इसकी। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिकेट सप्लाई ऑफ फंड्स, फंड्स की रेगुलर और एडिकेट सप्लाई हो पर्याप्त मात्रा में। टू इंश्योर एडिकेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उचित रिटर्न मिल जाए। टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन, फंड का यूटिलाइजेशन सर्वोत्तम तरीके से हो। इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी बनी रहे, सुरक्षित रहें। टू मेंटेन ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, और फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो साउंड रहे, मतलब अच्छा रहे। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में अभी अलग से डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके अलावा भी अन्य ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स के धन का अधिकतम करना, संपदा को अधिकतम करना। तो बात आती है कि मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किस तरीके से शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकता है। यहाँ पे दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज कब होगा, वो इंक्रीज होगा जब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ेगी, इक्विटी शेयर की। यहाँ पे हम कंपनी के संदर्भ में ये टॉपिक है। देखिए, एक कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर होल्डर्स ने लगाई होती है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी की शेयर कैपिटल में रहता है, बहुत सारे शेयर होल्डर से पैसा आता है। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, और शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं। तो शेयर होल्डर जब ये जानना चाहें कि उनका वेल्थ कितना है, तो वो कहाँ से चेक करेंगे, वो देखते हैं उनके पास जो शेयर है उनकी वैल्यू क्या है। अगर मान लो किसी शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर है किसी कंपनी के, और शेयर की जो वैल्यू है मार्केट प्राइस वो 10 है, तो इसका मतलब उसकी जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू 10,000 है। लेकिन अगर इस शेयर की कीमत बढ़कर के 15 हो जाती है मार्केट में, तो उसके जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू हो जाएगी 15,000। इसी तरीके से जितने भी सारे शेयर होल्डर होते हैं उन सारे शेयर होल्डर्स के शेयर्स की वैल्यू को जब देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ कितना है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का वेल्थ वही है जो शेयर होल्डर्स के पास है। शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के शेयर होते हैं, शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो बताती है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ कितना है। अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर मार्केट में है और आज उस कंपनी के शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो 1 करोड़ शेयर उस कंपनी के मार्केट में है और एक शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपए है, तो टोटल मार्केट में जितने भी शेयर हैं उन शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 करोड़ इंटू 10 यानी कि 10 करोड़ हो जाएगी। तो उस कंपनी की जो शेयर होल्डर्स वेल्थ है वो 10 करोड़ है। अगर ये शेयर मार्केट में मान लो उछाल आता है और शेयर की कीमत बढ़कर के 20 रुपए हो जाती है, तो शेयर होल्डर्स वेल्थ जो है वो 1 करोड़ गुना 20 यानी कि 20 करोड़ हो जाएगी। मतलब जो शेयर की कीमत है उसके घटने बढ़ने से शेयर होल्डर्स की कीमत, जो शेयर होल्डर्स वेल्थ है वो घटता और बढ़ता है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि अगर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अगर वो शेयर की कीमत बढ़ाने में कामयाब हो जाता है तो शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ जाएगी। अब शेयर की कीमत कैसे बढ़े, वो कंपनी के डायरेक्ट हाथ में तो रहती नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये तो शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू तय होती है जो कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय होती है। अब है कि क्या मैनेजमेंट कैसे इसके बारे में सोच सकता है बढ़ाने के में कि शेयर की वैल्यू बढ़ जाए ताकि शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ जाए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड्स अपॉन वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट। अब जो मार्केट वैल्यू होती है किसी शेयर की वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के संदर्भ में देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो प्रभावित करते हैं मार्केट में शेयर की वैल्यू को। जितना अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन होगा कंपनी का उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मार्केट में जाएगी और शेयर की जो वैल्यू है वो उतनी बढ़ने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके से
फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ करना चाहता है तो उसको अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेने होंगे। अब ये फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी डिसीजन जिसमें फाइनेंस जुड़ा हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन होता है। मेनली जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है उनको 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यह डिसीजन कि कोई फंड इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन यह डिसीजन कि कहीं से फाइनेंस यानी कि मनी लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो किस सोर्स से लेना है। डिविडेंड डिसीजन यह डिसीजन कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को या नहीं करना है, और करना है तो कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिटेल में समझते हैं सभी डिसीजंस को। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड है डिफरेंट एसेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन की हैं उनमें फंड का इन्वेस्ट करना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस बात से संबंधित होता है कि संस्था की जो डिफरेंट एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई नई ब्रांच बनानी है, उनमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, जब फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाए, फिक्स्ड एसेट यानी कि जो कई वर्षों तक चलने वाली हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इनमें जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब करंट एसेट्स में करते हैं कि स्टॉक में कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, या दूसरे करंट एसेट्स में, डेटर्स में कितना पैसा रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मेनली जब बात इन्वेस्टमेंट डिसीजन की होती है तो उसका मेजर फोकस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसी पे होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहलाता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब क्या हुआ? डिसीजन जिसमें फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड डिसीजन होता है। डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का जो अदर नेम है दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को? मतलब किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, इस बात को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं? सबसे पहला कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। मान लो किसी प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्ट करना है तो हम देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट से कैश फ्लोज कितने होंगे। अगर ज़्यादा कैश फ्लो होंगे, अच्छे कैश फ्लो होंगे तो हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे। अगर कैश फ्लो अच्छे नहीं होंगे, हमारे फेवर में नहीं होंगे तो डिसीजन नहीं लेंगे, मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है प्रत्याय की दर। जब हम कोई भी फंड कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस पैसे से कितना रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न मतलब इनकम कितनी होगी। तो अगर रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, हाई है तो लेंगे डिसीजन, नहीं है तो नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये भी देखना होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जिसमें हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उसमें कितना रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे की जरूरत है। ये भी प्रभावित करता है इस बात को कि हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें या नहीं लें। अगर मान लो बहुत ज्यादा फंड चाहिए और हम उसका अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो नहीं लिया जा सकता है डिसीजन। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, इस बात पे भी डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए जब हम कहीं फंड इन्वेस्ट करते हैं तो हम कहीं से फंड लेते हैं, उसके लिए मान लो नया प्रोजेक्ट खोलना है, हमको नए प्रोजेक्ट बनाना है, शुरू करना है, नई ब्रांच खोलनी है। अब उसके लिए हमने फंड का अरेंजमेंट करना है लोन लेकर के, और लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है मान लो वो 10% मिल रहा है, तो अब हम देखेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है। अगर मान लो हमारा जो रिटर्न है वो इस प्रोजेक्ट से हमें 8% आएगा, मतलब हमारी कमाई 8% होगी। जो रेट ऑफ रिटर्न जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे, ये वाला रेट ऑफ रिटर्न 8% है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हम उधार लोन ले रहे हैं कहीं से पैसा, वो 10% ब्याज पे मिल रहा है। तो हमें रिटर्न तो इस प्रोजेक्ट से कितना मिलना है, आमदनी होनी है 8%, और इस प्रोजेक्ट के लिए हम जो पैसा उधार ला के लगाएंगे कहीं से, उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा 10%। तो क्या हम करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन? नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उल्टा लॉस हो जाएगा। इनकम 8% है और ब्याज हम दे रहे हैं 10%, तो उल्टा लॉस हो जाएगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5% हो, कम हो, तब हो सकता है हम डिसीजन लें इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जो ब्याज वो 5% दे रहे हैं, जो इनकम है वो 8% आ रही है, तो 3% एक्स्ट्रा कमा रहे हैं।
इसके अलावा रिस्क इन्वॉल्व, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं कहीं पे इन्वेस्ट करने का तो उस इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क जुड़ी होती है, क्योंकि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसका जो रिटर्न है वो फ्यूचर में मिलना है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। तो जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा, पता नहीं कितना सामान बनेगा, तो ये जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से रिस्क रहता है हमेशा हर बिजनेस में। तो हम किसी भी प्रोजेक्ट में ये भी चेक करते हैं कि उसमें रिस्क कैसा है। अगर ज़्यादा रिस्क है और हमारी फर्म के पास उसको बियर करने की क्षमता नहीं है तो डिसीजन नहीं लेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि हम फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे। ये रिलेटेड होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड हम कहाँ से लेंगे इस बात को, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए जो फंड लेंगे वो इक्विटी से लेंगे या डेट से लेंगे, यानी कि उधार का लेंगे पैसा, लोन पे लेंगे या शेयर इशू करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन में क्योंकि हम ये तय करते हैं कि हम जो फंड्स लेंगे वो कहाँ से लेंगे और कितना लेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, क्योंकि हर फंड की अपनी एक कॉस्ट होती है। तो कोई फंड ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, कोई कम कॉस्टली हो सकता है। अब हो सकता है हम कम कॉस्ट वाले फंड को चुनें जिसकी कॉस्ट कम है, मतलब जिसका कम खर्चा पड़ेगा, लेकिन हर एक फंड की जो रिस्क होती है वो भी अलग अलग रहती है। अब जो कम कॉस्ट वाले फंड होते हैं ज़्यादातर उनकी रिस्क ज़्यादा रहती है, और जिनकी कॉस्ट कम रहती है, सॉरी दोबारा से बोलता हूँ, ऐसे फंड जिनकी कॉस्ट कम रहती है, जिनकी कॉस्ट लोअर रहती है, उनमें देखने में आता है कि उनका जो रिस्क रहता है उनका रिस्क काफ़ी हाई रहता है। ऐसे फंड जिनकी कॉस्ट लो रहती है उनमें जो रिस्क रहती है वो हाई रहती है। तो इसलिए अब ये खतरा हो जाता है कि अगर हम कम कॉस्ट वाला फंड यूज करें जैसे डिवेंचर, तो डिवेंचर की कॉस्ट कम होती है बाकी जो इक्विटी है उनसे, क्योंकि इसमें एक निश्चित तौर पे इंटरेस्ट हम देते हैं और उसके बाद जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनका कोई राइट नहीं रहता है संस्था में। बाकी के जो प्रॉफिट्स हैं वो संस्था के पास बचे रहते हैं ब्याज देने के बाद। लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर डिवेंचर इशू कर दिए और मान लो जो इंटरेस्ट है चलो अभी कम है, लेकिन अगर कंपनी नहीं अर्न कर पाई इंटरेस्ट को चुकाने के लायक भी पैसा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो अपने राइट को यूज करेंगे और वो संस्था की एसेट्स को ले सकते हैं, क्योंकि जो डिवेंचर होते हैं इन पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, चाहे हमको प्रॉफिट हो या ना हो। तो इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा रहती है। तो अब ये बड़ा सोचना पड़ता है, महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि हम कहाँ से फंड लें। तो कुछ बातें हैं जो इस चीज में हमारी मदद करती हैं कि हम कौन सा सोर्स यूज करें। उन फैक्टर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला है कॉस्ट। तो अगर केवल कॉस्ट एक फैक्टर हो, अब ये सारे फैक्टर दरअसल मिलके काम करते हैं। हम जब डिसीजन लेते हैं कि कहीं से फंड लेना है नहीं लेना है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर के काम करते हैं। हम एक एक करके फैक्टर को पहले चेक करेंगे आसान करने के लिए स्टडी को। कॉस्ट, हर एक जो सोर्स होता है उसकी अपनी कॉस्ट होती है। तो अगर केवल कॉस्ट पे देखा जाए तो ऐसे सोर्स जिनकी कॉस्ट कम है हम उनका चुनाव करेंगे। दूसरा आ जाता है रिस्क। अब हर एक सोर्स की अपनी रिस्क भी होती है। रिस्क का मतलब होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन, फ्यूचर में जो भी अनफेवरेबल चीजें हो सकती हैं, जो उनकी अनसर्टेन है फ्यूचर, उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी जो रहती है ऐसी एक्टिविटीज की जो हमारे फेवर में नहीं होंगी, उसको रिस्क कहते हैं। तो हो सकता है हम लोन लें, हमारी संस्था आगे ब्याज देने में दिक्कत हो जाए, तो ये हमारे लिए रिस्क है। तो इसलिए रिस्क भी ध्यान में रखनी होती है। अब केवल अगर रिस्क की बात करेंगे तो जो सोर्स में रिस्क कम होगी उसका चयन करती है कोई भी संस्था। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इश्यू। जब हम शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, तो कुछ खर्च होते हैं, जो खर्च होते हैं उन्हीं को कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर केवल फ्लोटेशन कॉस्ट के बेस पे डिसीजन लेना हो तो कोई भी संस्था उस सोर्स का चयन करेगी जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगी या कम होगी। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी का मतलब है कि कैश का इनफ्लो ज्यादा है संस्था के पास, तो संस्था कोई भी डिसीजन आसानी से ले सकती है। वो डिवेंचर भी इशू कर सकती है, लोन भी ले सकती है। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो संस्था को इंटरेस्ट को पे करने में दिक्कत आएगी। इसलिए संस्था के लिए बेटर है कि वो डेट का जो विचार है वो छोड़ दे और इक्विटी से फाइनेंस करे, मतलब शेयर इशू करे।
लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का लेवल भी हमें ये तय करने में मदद करता है कि हम लोन लें या नहीं लें, शेयर इशू करें या नहीं करें। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग का कॉस्ट का मतलब होता है जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कॉस्ट होती हैं, और उसमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसी कॉस्ट होती हैं जो फिक्स्ड रहती हैं। जैसे मान लो हमने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, तो बिल्डिंग का जो किराया है वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्योंकि बिल्डिंग का किराया हमें देना ही होगा, चाहे हम बिजनेस कम करें या ज्यादा करें, प्रोडक्शन कम करें या ज्यादा करें, बिल्डिंग का किराया हमको देना ही पड़ेगा, तो ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अब कुछ बिजनेसेस की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा रहती हैं, तो ज्यादा रहती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उन पे ऑलरेडी एक बर्डन रहता है, क्योंकि फिक्स्ड है तो कम तो हो नहीं सकती है। जब भी बिजनेस में कोई फ्लक्चुएशन आएगी तब भी ये फिक्स्ड रहेगी, देनी ही पड़ेगी। तो जिस बिजनेस की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा रहती है उसके पास ये गुंजाइश कम रहती है कि वो ब्याज चुकाने की क्षमता जो है उसकी कम हो जाएगी, तो ये गुंजाइश कम है कि वो लोन ले पाए। तो ऐसे बिजनेस जिनकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है उनको लोन लेने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल कंसीडरेशन का मतलब होता है कि कुछ संस्थाओं में शेयर होल्डर्स ये सोचते हैं, कुछ संस्थाओं का जो नेचर है वो इस तरह की हो सकती है, कुछ संस्थाओं की नेचर कि वहां पे शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि उनका जो कंट्रोल है वो संस्था पे मजबूत बना रहे। ऐसे केस में संस्था के लिए लोन लेना ज्यादा उचित रहता है। लेकिन अगर कंट्रोल कंसीडरेशन नहीं है, मतलब शेयर होल्डर्स को इस बात से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है कि कंट्रोल उनके पास रहे या किसी दूसरे के हाथ में जाए, तो वहां पे शेयर इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट की कैसी कंडीशन है, कैसी दशा है। अगर कैपिटल मार्केट की दशा अच्छी चल रही है तो संस्था शेयर्स को आसानी से प्रीमियम पे भी बेच सकती है, तो वहां पे शेयर इशू करना ठीक रहेगा। लेकिन अगर कंडीशन खराब है शेयर मार्केट की तो वहां पे शेयर्स बिकने के चांस नहीं रहेंगे। जब शेयर मार्केट अपने डाउनफॉल पे होता है तो उस समय पे शेयर इशू करना कंपनी के लिए ठीक नहीं रहता, तो उसको दूसरे जो सोर्स हैं उनको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन में ये डिसीजन लेना होता है कि जो प्रॉफिट अर्न किया है संस्था ने, कंपनी ने, उस प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या उसमें से कुछ पैसा रिटेन किया जाए, बचा के रख लिया जाए बिजनेस में फ्यूचर के लिए, बिजनेस की जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट होंगी उनके लिए। इस बात को तय करना डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। एक संस्था अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पर बांट देती है और जो पैसा बच जाता है वो संस्था में रह जाता है, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जब कोई संस्था रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज करती है यानी कि अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेती है, बचा लेती है, तो इसको कहा जाता है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का पुनर्विनियोजन। ये सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है किसी संस्था के लिए अगर इसकी अवेलेबिलिटी हो तो, यानी कि अगर संस्था के पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो ये सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि ना तो इसमें कोई रिस्क रहती है और ना ही इसकी कोई कॉस्ट रहती है। कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं रहती है, हालांकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी भी होती है अपनी, तो उसका डिस्कशन लेकिन फिर कभी करेंगे जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक डिस्कशन होगा। आगे देखते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। डिविडेंड डिसीजन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं अर्निंग्स। एक संस्था की अच्छी अर्निंग है तो डिविडेंड ज्यादा बांटा जा सकता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर किसी संस्था की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो उसको फंड्स की जरूरत रहती है हमेशा ग्रो करने के लिए, इसलिए उसको प्रॉफिट्स को बचा के रखना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, डिविडेंड कम बांटने चाहिए। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डिविडेंड ज्यादा बांटे जा सकते हैं। शेयर होल्डर क्या प्रेफर करते हैं इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स ही हैं। टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है इसका भी ध्यान रखना होता है। अगर टैक्सेशन पॉलिसी इस तरह की है कि डिविडेंड पे काफी टैक्सेस लगते हैं तो डिविडेंड बांटने से परहेज करना चाहिए। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन है। अगर स्टॉक मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव है डिविडेंड के लिए तो डिविडेंड बांटने चाहिए, क्योंकि इससे जो शेयर की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो बढ़ जाती है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जिन कंपनियों की कैपिटल मार्केट में अच्छी पहुंच होती है, कैपिटल मार्केट का मतलब उस मार्केट से होता है जहां पे कैपिटल का लेन देन होता है, जहां पे शेयर बिकते खरीदे जाते हैं, डिवेंचर बेचे खरीदे जाते हैं। अगर कैपिटल मार्केट तक अच्छी पहुंच है संस्था की तो इसका मतलब यह है कि वो संस्था कैपिटल मार्केट से फंड जुटा सकती है, तो वो संस्था डिविडेंड बांट सकती है, ज्यादा जरूरत पड़ने पर कैपिटल मार्केट से कैपिटल जुटा सकती है। लेकिन जिन संस्थाओं की कैपिटल मार्केट में अच्छी पहुंच नहीं है उनको पैसा रिटेन करके रखना चाहिए जरूरत के समय के लिए। नेक्स्ट है लीगल कॉन्स्ट्रेंट,
कुछ कानूनी कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, अवरोधक होते हैं, यानी कि जो लॉ होते हैं, जो एक्ट होते हैं, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि लॉ क्या कहते हैं, कानून क्या कहते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, जैसे अगर किसी कंपनी ने किसी संस्था से लोन लिया तो हो सकता है लोन देते समय वो संस्था एक कॉन्ट्रैक्ट करें हमारी कंपनी के साथ कि आप जब तक हमारा इंटरेस्ट पूरा नहीं कर देंगे या जब तक आप हमारा लोन पूरा नहीं कर देंगे तब तक आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन कोई रिलेशन बन जाए तो उसका भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग किसको कहते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में प्लान करना, फाइनेंस से रिलेटेड जो आने वाला समय है उसके बारे में सोचना कि फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से होगा या कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ये जब हम पहले से प्री डिसाइड करते हैं तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस। जो फ्यूचर ऑपरेशंस उनके बारे में पहले से ब्लूप्रिंट बना के रखना। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये इंश्योर करना, सुनिश्चित करना होता है कि इनफ फंड्स, पर्याप्त मात्रा में फंड्स अवेलेबल रहें और राइट टाइम, सही समय पे, यानी कि जब जरूरत पड़े उस समय जितने फंड की जरूरत हो उतना पहले से ही हम अरेंज करके रखें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं दो। सबसे पहला टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ये इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि जब जरूरत हो तब फंड्स अवेलेबल हो जाएं। दूसरी बात टू सी, यह देखना दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, कि अननेसेसरीली भी रिसोर्सेज को रेज ना करे, अननेसेसरीली फंड इकट्ठा करके भी नहीं रखे, क्योंकि ये दोनों ही सिचुएशन संस्था के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी सही समय पर नहीं होगी तो मौका छूटने का खतरा रहता है, और अगर बेवजह हम जरूरत से ज्यादा फंड अपने पास बना के रखेंगे तो फंड की कॉस्ट हमारे ऊपर चढ़ती रहेगी जो कि हमारे प्रॉफिट्स को कम कर देगी। तो दोनों को ही ठीक तरीके से उनके बारे में देखना, सोचना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है। पहले से ही तय करके रखना कि जब जरूरत हो तब फंड मिल जाए और बेवजह फंड हमारे पास आइडल भी इकट्ठा होकर ना रहे। अब है फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस, महत्व या नीड क्या है? तो इसका महत्व है कि प्रिपेयर्स टू फेस द फ्यूचर। ये फ्यूचर को फेस करने लायक हमको बनाता है हमारी संस्था को, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में पहले ही प्लान कर लेते हैं। ये हेल्प करता है अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। बिजनेस में अचानक जो घटनाएं घटती हैं वो शॉक्स और सरप्राइजेस कहलाते हैं। तो जब हम पहले से प्लान करके रहेंगे तो उनको अवॉइड कर सकते हैं काफी हद तक। ये हमें हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में बहुत सारे बिजनेस फंक्शंस को, जैसे ये वेस्ट को रिड्यूस करने में मदद करता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को कम करने में मदद करता है। ये प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करने का काम करता है, यानी कि फ्यूचर में क्या नीड होगी उसके बारे में हम प्रेजेंट में ही प्लान बना लेते हैं। ये प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में लिंक बनाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के माध्यम से ये सोचता है फाइनेंशियल प्लानर कि कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, और फाइनेंसिंग डिसीजन के माध्यम से ये सोचता है कि इस जो पैसे की जरूरत होगी वो कौन से सोर्स का हम यूज करेंगे उसके लिए। मेक्स द एवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। ऐसा करने से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका एवेल्युएशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पहले से ही हम प्लान करते हैं, मतलब पहले से ही हमारे स्टैंडर्ड तय हो जाते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोपोर्शन बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। बोरोड फंड्स में यहाँ पे केवल लॉन्ग टर्म फंड्स को शामिल किया जाता है, ऐसे फंड जो हमने बोरो किए हैं, बाहर से उधार लिए हैं, और ऐसे फंड जो ओनर्स के हैं, जो ओनर्स ने पैसा लगाया हुआ है। इन दोनों का प्रोपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर को बताता है। देखो कोई भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको मिलकर के, उन सबसे मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है कि कितना उसमें रूम्स हैं, कितनी वॉल्स हैं, उसका कितना फ्लोर है, ये सब मिलकर के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर का गेट कहाँ होगा, कितने गेट होंगे, ठीक वैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड होती है संस्था में, वो कैपिटल कहाँ से है, वो मालिकों से आई है या लॉन्ग टर्म लोन के माध्यम से आई है, कितनी आई है अलग अलग सोर्सेज से, इन सब का जो प्रोपोर्शन होता है उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड दो टर्म है, और कैपिटलाइजेशन इससे मिलती जुलती, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर।
कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड और बोरोड फंड, ओनर्स फंड का मतलब इक्विटी और बोरोड फंड का मतलब डेट। तो डेट और इक्विटी को अगर मिलाकर देखते हैं तो वो कैपिटलाइजेशन कहलाता है। और अगर इन दोनों का प्रोपोर्शन देखते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे मान लो किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनसे इक्विटी है उस कंपनी को 6 लाख, और उस कंपनी ने बाहर से जो लोन लिया हुआ है वो 4 लाख है, तो ये 6:4 का जो प्रोपोर्शन है 6:4, यानी कि 6 इक्विटी है और 4 डेट है, इसको कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। और टोटल जो कैपिटलाइजेशन होगा वो होगा 10 लाख, क्योंकि 6 लाख इक्विटी से आया हुआ है पैसा और 4 लाख उससे आया हुआ लोन से, डेट से आया हुआ है। तो टोटल जो 10 लाख है वो कैपिटलाइजेशन है फर्म का। और कैपिटल स्ट्रक्चर ये है कि 6 लाख की इक्विटी और 4 लाख की डेट। अब कैपिटल स्ट्रक्चर केवल इतना भर नहीं है, ये हमने 2 आइटम लिए, इनके भी आपस में आगे कांस्टेंट हो सकते हैं अलग अलग, कि इक्विटी शेयर से इतना आया है और रिटेन्ड अर्निंग्स का इतना पैसा है, रिजर्व एंड सरप्लस का इतना पैसा है। ऐसे ही 4 लाख जो डेट है उसमें डिवेंचर इतने हैं। तो जब इन सब का भी हम प्रोपोर्शन निकालेंगे तो ये भी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया गया, क्योंकि ये सब कैपिटल के कंपोनेंट है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेस सभी को शामिल किया जाता है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल लॉन्ग टर्म बेसिस के जो फंड होते हैं, चाहे इक्विटी से आए चाहे डेट के, उनको शामिल करते हैं। लेकिन जब हम किसी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के जितने भी आइटम होते हैं कि कैपिटल इतना है, डेट इतना है, लॉन्ग टर्म लोन इतना है, शॉर्ट टर्म लोन इतना है, करंट लायबिलिटीज इतना है, तो जब हम इन सबका प्रोपोर्शन निकालेंगे तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये टोटल फाइनेंस को बताता है कि टोटल फाइनेंस कहां कहां से आया हुआ है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल गियरिंग। ये टर्म दोनों एक ही होती हैं लगभग, थोड़ा सा अंतर होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल गियरिंग का मतलब क्या है। जब कोई संस्था अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर मिलकर बनता है उसके सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, जिसमें डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी सब आ जाते हैं। तो कोई संस्था जब अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और प्रेफरेंस शेयर, जिसको कहा जाता है फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटी, फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो चार्ज रहता है वो फिक्स रहता है। चार्ज का मतलब है इनकी जो कॉस्ट रहती है, जैसे डिवेंचर्स पे, डेट पे हम देते हैं क्या, इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट फिक्स रहता है। जब भी हम लोन लेते हैं तो कितने % देना है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड रहता है वो इनका चार्ज है, तो वो भी फिक्स रहता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे पहले से तय रहता है कि कितने % डिविडेंड देना है। तो डेट और प्रेफरेंस शेयर ये दोनों ही फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज होती हैं। तो जब टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में इन दोनों का यूज किया जाता है तो उसको कहते हैं कैपिटल गियरिंग या फाइनेंशियल लीवरेज। मोर यूज ऑफ डेट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल या डेट का जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही ज्यादा लीवरेज कहा जाएगा, हाई लीवरेज या हाई कैपिटल गियरिंग। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर कैसे होता है, हालांकि दोनों सिनोनिम हैं, एक जैसे हैं, लेकिन जरा सा अंतर केवल इनके नेचर का है कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज, लीवरेज दरअसल एक प्रोसेस होती है, एक टेक्निक होती है। लीवरेज एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके माध्यम से हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी के साथ, उसको लीवरेज कहते हैं। फाइनेंस के टर्म में जब लीवरेज की बात की जाती है तो उसका मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, लेकिन मैं 10 लाख रुपए लगा करके और 50 लाख का बिजनेस करना चाहता हूं, तो मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि 10 लाख रुपए से तो 50 लाख वाला बिजनेस होगा नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लीवरेज कर सकता हूं। लीवरेज करने का मतलब ये होता है कि मैं 50 लाख वाला काम 10 लाख से करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 40 लाख का लोन लूंगा कहीं से। तो जब मैं 40 लाख का लोन ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं लीवरेज कर रहा हूं। लीवरेज का मतलब होता है कि अपने पास कम पावर रहते हुए भी टेक्निक का यूज करके अपनी पावर को बढ़ा लेना है। तो मेरे पास पावर 10 लाख की है, लेकिन मैंने टेक्निक यूज की, मैंने कहीं से लोन लिया 40 लाख रुपए का और मैंने बिजनेस कर दिया 50 लाख का, तो मेरी अब पावर हो गई 50 लाख। अब मैं 50 लाख की पावर से अपना बिजनेस करूंगा, अर्निंग करूंगा, तो मैंने लीवरेज की। लीवरेज होता क्या है कि ये हमारी पावर को तो बढ़ा देता है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क को भी बढ़ा देता है, क्योंकि अब ये जो 40 लाख का लोन लिया इस पे ब्याज भी देना पड़ेगा, तो एक रिस्क भी बढ़ रही है। तो लीवरेज जितना ज्यादा हम करेंगे उतनी ज्यादा इनकम की संभावना बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जो उसकी रिस्क है वो भी बढ़ेगी।
यही बात गियरिंग भी होती है, लेकिन कैपिटल गियरिंग जब होता है तो इसके बारे में कैपिटल गियरिंग का जो ज्यादा जोर रहता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे रहता है कि एक फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के साथ इक्विटी का जो यूज करती है, जैसे इक्विटी इनके पास 10 लाख है और उन्होंने डेट किया यूज किया 40 लाख, तो इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में 10 लाख की इक्विटी और 40 लाख का डेट का मतलब है कि ये कैपिटल गियरिंग अपना रहे हैं। हालांकि अल्टीमेट मीनिंग दोनों का एक ही रहा। अब एक नई टर्म आई, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो देखो ये क्या होती है। अभी तक हमने समझा कि एक कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करती है अर्निंग करने के लिए। मान लो किसी कंपनी को 10 करोड़ रुपए कैपिटल चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो उन्होंने कैपिटल गियरिंग अपनाई। कैपिटल गियरिंग का मतलब हुआ कि उन्होंने कहा कि हम इक्विटी इसमें 6 लाख रखेंगे और 4 लाख डेट यूज करेंगे। ये इनका कैपिटल स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया, यानी कि कैपिटल गियरिंग के बारे में इन्होंने सोचा। कैपिटल गियरिंग के बारे में सोचा तो उन्होंने 4 लाख का लोन लिया। जब हम केवल लोन के बारे में बात करते हैं कि भाई 4 लाख का लोन लेके बिजनेस किया, तो यानी कि लीवरेज वाली बात यहाँ पे आ जाती है। और जब हम लीवरेज करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि अपनी अर्निंग्स को बढ़ा देना। लीवरेज का मकसद होता है अर्निंग्स को बढ़ा देना। तो हम अपनी अर्निंग्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोन का यूज कर रहे हैं। जब हम लीवरेज का यूज करके, लोन के पैसे का यूज करके अगर अपनी अर्निंग बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये अर्निंग बढ़ाने की जो टेक्निक है, इस टेक्निक को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज को इंक्रीज करके इस तरीके से यूज करना सो एज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ जाए, इसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो कैसे बढ़ता है। हमने देखा कि मान लो बिजनेस में हम 10 लाख लगाते हैं, तो हमें पता है कि हमारा जो अर्निंग है वो 15% होने की संभावना है। 15% ऐसा मार्केट का रेट कह रहा है कि जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, वो 15% चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में। तो हम 10 लाख लगाएंगे टोटल, तो 15% मिल जाएगा। अब मान लो हमने जो लोन का पैसा लिया 4 लाख, अगर ये नहीं लगाते तो हम 6 लाख पे 15% रिटर्न लेते, तो ये तो इक्विटी पे आता। अब हमने 4 लाख लोन का पैसा लिया, तो इस 4 लाख पे भी 15% मिल जाएगा हमें, क्योंकि रेट यही है कि जितना मार्केट में पैसा लग रहा है उसको 15% रिटर्न आ रहा है। अब ये 4 लाख जो हमने लगाया, ये हमें मार्केट से मिल गया 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अल्टीमेटली 7% तो हमारे पास रह जाएगा, और ये जो 7% रह जाएगा ये किसके काम आएगा? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के काम रहेगा, क्योंकि जो बचा हुआ पैसा उस सब पे राइट रहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इस तरह इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हालांकि ये पॉसिबल तभी रहता है जैसे इस केस में था, जब रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है, तभी पॉसिबल है। अगर मान लो रेट ऑफ रिटर्न गिर जाए कंपनी का, कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं रहे और कंपनी केवल 6% कमाने की पावर रखेगी, तब ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉसिबल नहीं है। यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अब पॉसिबल नहीं रहेगा, हम लीवरेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर से उधार मिल रहा है 8% पर, हमारी कंपनी कमा रही है 6% केवल। तो हम 8% का पैसा लेके 6% कमाएंगे तो 2% के लॉस में ही रहेंगे। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। देखिए अब अगेन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, हमें पता है कि कैपिटल में डेट का यूज करना और इक्विटी का यूज करना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, दोनों का प्रोपोर्शन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब होता है कि हम कितना डेट यूज करेंगे, कितना इक्विटी यूज करेंगे, और ये डिपेंड करेगा किन बातों पे। जो फाइनेंसिंग वाले जो फैक्टर्स थे वही सब फैक्टर यहाँ पे भी काम करेंगे। एक संस्था की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आसानी से जो ब्याज है उसकी पेमेंट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कवर कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट को आसानी से कवर कर रहा है तो हम डेट यूज कर सकते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवर कर पाने में समर्थ नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट को भी कवर नहीं कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट, तो डेट लेना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब होता है, इंटरेस्ट कवरेज का मतलब होता है केवल इंटरेस्ट को कवर करना, और डेट सर्विस कवरेज को का मतलब होता है पूरी किस्त, जिसमें जो मूलधन है वो भी शामिल है, प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है, कि हम ब्याज के साथ साथ मूल भी अगर वापस करने में सक्षम हैं अपने प्रॉफिट से, तो इसका मतलब हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छा है। तो इसे भी देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम डेट यूज करें या नहीं करें।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न है, जो जितने पे हमें ब्याज पे पैसा मिल रहा है बाहर से उससे ज्यादा अगर रिटर्न मिल रहा है तो बेटर है हमारे लिए, डेट हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है ये भी डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो यूज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा होगा तो नहीं करना चाहिए यूज डेट का। टैक्स रेट क्या है, अगर टैक्स रेट हमारा हाई है, ज्यादा है नॉर्मली, तो डेट लेने का एक फायदा होता है कि डेट पे जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टेबल रहता है, तब हो सकता है डेट लेना हमारे लिए थोड़ा सा फायदे का रहे क्योंकि टैक्स में कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर टैक्स का रेट कम है तब ये हमें बहुत ज्यादा इसका बचत नहीं मिलेगी, तो इसलिए उस टाइम पे डेट यूज करने से भी बच सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट जो रहती है वो डेट से हमेशा ज्यादा रहती है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमें बताती है, ये भी प्रभावित करती है इस डिसीजन को कि हम इक्विटी यूज करें या डेट यूज करें। फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू की कॉस्ट, इसको पिछले उसमें डिस्कस किया था कि जो भी हम सोर्स यूज करेंगे, हम डेट यूज करें या इक्विटी यूज करें, उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट जिसकी ज्यादा होगी उसको अवॉइड करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रिस्क कंसिडरेशन, जिस सोर्स में रिस्क ज्यादा होगी उससे बचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी संस्था अपना कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा बनाना चाहेगी जो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पे हम पैसे अपने जो फंड है उनको कम ज्यादा कर सकें। तो डेट को यूज करने में एक फायदा रहता है कि डेट क्योंकि कुछ समय बाद वापस हो जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लेकिन अगर शेयर इशू किया हमने तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचती है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि शेयर एक बार इशू कर दिए तो वो परमानेंट कैपिटल होती है, उसको बीच में नहीं लौटाया जा सकता है सिवाय कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ करके। नेक्स्ट है कंट्रोल, तो कंट्रोल भी देखना पड़ता है कि अगर संस्था को कंट्रोल कंसीडर करना है, शेयर होल्डर चाहते हैं उन्हीं का कंट्रोल बना रहे तो वो डेट यूज करेंगे, अगर उनको कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है तो शेयर इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी देखना होता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जो रेगुलेशंस हैं वो क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं सरकारी संस्थाओं के, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। स्टॉक मार्केट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कौन सा जो सोर्स है वो यूज करें, डेट यूज करें या इक्विटी यूज करें। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, जो बाकी दूसरी कंपनियों के कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी अफेक्ट करते हैं। जनरली आज की डेट में मार्केट जो है वो कंपटीशन का है, तो हमेशा आदमी ये भी देखता है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है अपनी योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट टर्म है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड ही फिक्स्ड कैपिटल। देखिए फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल का मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट करना फिक्स्ड एसेट्स में। जब फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। ऐसी कैपिटल को, जिस कैपिटल का प्रयोग फिक्स्ड एसेट्स में कर लिया जाए उसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। तो एक तरह से जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। ये अफेक्ट करता है एक फर्म के ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क को लॉन्ग रन में, लंबे समय में, क्योंकि एक बार हमने फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लिया। फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है जिसको कि हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। एक बार हमने डिसीजन ले लिया फिक्स्ड कैपिटल में, ज्यादा पैसा लगा दिया, तो ये लंबे समय तक एक फर्म की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क को अफेक्ट करेगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में जो पैसा लग जाता है वो काफी लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है अमाउंट। अब इसका इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व क्या है फिक्स्ड कैपिटल्स का, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है कि अगर हमने कोई नया प्रोजेक्ट खोल दिया, नई ब्रांच बना दी, नई बिल्डिंग बना दी, तो उसका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहेगा। लार्ज इन्वेस्टमेंट, ऐसी संस्थाओं में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है हमेशा। मोर रिस्क, रिस्क भी ज्यादा रहती है क्योंकि जब पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होगा तो रिस्क भी ज्यादा रहेगी। इररिवर्सिबल डिसीजन, ये जो फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, लंबे समय के लिए पैसा लगता है, ये इररिवर्सिबल होते हैं। इररिवर्सिबल का मतलब है कि इनसे रिवर्स होना मुश्किल होता है, कि अगर मान लो हमने एक दफा डिसीजन ले लिया कि भाई हम बिल्डिंग बनाएंगे 50 करोड़ की और उस पर काम शुरू कर दिया, तो बीच में हटना मुश्किल है, क्योंकि अगर हटेंगे तो काफी नुकसान हो सकते हैं हम। अब है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी कि हम फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट करें, इसी को फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट में पैसा हम इन्वेस्ट करें, इस बात को प्रभावित करते हैं कौन से तत्व, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमारे बिजनेस की नेचर ऐसी है कि जिसमें फिक्स्ड एसेट कंपलसरी है तो फिक्स्ड कैपिटल लगानी पड़ेगी हमें ज्यादा। स्केल ऑफ ऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है, अगर हमारी संस्था का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन वो काफी बड़ा, बड़े लेवल पे हम ऑपरेशन करते हैं, तो नेचुरली ऐसा बिजनेस जो छोटे लेवल पे ऑपरेशन करता होगा उससे ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल में हमें लगाना पड़ेगा, पैसा फिक्स्ड एसेट में लगाना पड़ेगा। टेक्निक यूज्ड, संस्था जैसी टेक्निक यूज करती है, अगर कोई संस्था टेक्निक यूज करती है काफी
जो टेक्निक सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी महंगी है, मॉडर्न है, तो उसको ज़्यादा फंड यूज करना पड़ेगा फिक्स्ड कैपिटल में। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है तो भी हमको टेक्निक में पैसा इन्वेस्ट करना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए लग जाएगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, जिन संस्थाओं का ग्रोथ की अच्छे चांस होते हैं उनको फिक्स्ड कैपिटल में पैसा ज़्यादा लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि उनको फिक्स्ड एसेट मेंटेन करनी है। डाइवर्सिफिकेशन, ऐसी संस्थाएं जो डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं अपने बिजनेस में। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जिस चीज में अभी वो संस्था डील कर रही है, बिजनेस कर रही है, वो उसके अलावा अन्य चीजों में भी डील करना चाहती है। जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो कार बनाती है, ट्रक बनाती है, अब वो सोच रहे हैं कि वो होटल भी बनाएं, अब वो सोच रहे हैं कि वो टेलीकॉम सेक्टर में भी चले जाएं, तो इसका मतलब वो डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं अपने बिजनेस को, तो ऐसे केस में उनको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिएगी। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद अदर्स फॉर यूज ऑफ कॉमन एसेट, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन कर लेना कुछ कॉमन एसेट्स में। तो अगर ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कोई चांसेज हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल में कम पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कोई कंपनी नया मोबाइल लॉन्च करती है, मोबाइल लेकर के आती है टेलीकॉम सेक्टर में, तो उसके पास ऑप्शन है या तो वो अपने टावर बनवाए पूरे इंडिया में, या जो ऑलरेडी जिन कंपनियों को टावर है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके और उन्हीं का यूसेज वो भी कर ले। तो अगर ये संभावना है, अगर कोलैबोरेशन की संभावना है, तो कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कैपिटल की वो अमाउंट जो वर्किंग में रहती है, यानी कि जो नॉर्मल डे टू डे वर्किंग के लिए जरूरी होती है। वर्किंग कैपिटल की अमाउंट का अंदाजा लगता है किसी बिजनेस की जो करंट एसेट्स है उनको देख करके। करंट एसेट्स डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होती हैं, इसलिए करंट एसेट में जितना पैसा संस्था का लगा रहता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जब टोटल करंट एसेट्स को हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, टोटल करंट एसेट की जो वैल्यू रहती है। लेकिन अगर करंट एसेट में से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल बचेगी उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की नेचर इस बात को प्रभावित करती है कि उसको वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा रखना है। जैसे अगर मान लो कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कोई स्टॉक या इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ती। लेकिन ऐसा बिजनेस जिसको अपने यहाँ स्टॉक या इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो उसको करंट एसेट में पैसा लगाना ही पड़ेगा, जो स्टॉक बना के रखेगा उसका मतलब करंट एसेट, तो इसलिए वहां पे ज्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर हमारा स्केल काफी छोटा है, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो ज्यादा चाहिए। सीजनल फैक्टर भी प्रभावित करते हैं कि हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें सीजनल काम होता है, तो वहां पे उसी हिसाब से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल पे भी डिपेंड करता है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि जब सामान प्रोड्यूस किया जाता है उसमें जो समय लगता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। ये प्रोडक्शन साइकिल जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड, अगर हम क्रेडिट अलाउ करते हैं, हमारी संस्था क्रेडिट अलाउ करती है किसी को, उधार मतलब बेचना मंजूर करती है, तो एक तरह से जब हम उधार बेचते हैं तो हमारे फंड लग जाते हैं उसमें, क्योंकि दूसरा तो पैसा बाद में देगा, तो हमने अपने पैसे खर्च करके उसको सामान सप्लाई करा दिया। जब हम क्रेडिट अलाउ करते हैं तो इसका मतलब हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल यूज चाहिए। क्रेडिट अवेलेबल, अगर हमको क्रेडिट अवेलेबल है किसी से, कि हमको दूसरे जो बिजनेसमैन है वो उधार में दे देते हैं सामान, तो अपने यहाँ ज़्यादा हमको वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इस पर भी डिपेंड करता है। जिन संस्थाओं के पास रॉ मटेरियल राउंड द ईयर अवेलेबल रहता है हमेशा, उनको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन जिन संस्थाओं को रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल नहीं होता है उनके लिए जरूरी होता है कि जब एक बार मिलता है तभी वो काफी स्टोर करके रख लें अपने यहाँ, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल भी उनकी ज्यादा लग जाती है। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, जिन संस्थाओं के ग्रोथ के चांस ज्यादा है वो ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना चाहती हैं हमेशा, तो वहां पे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, जहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी हाई रहता है तो ऐसे केस में संस्थाएं अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखती हैं, वहां पे ज्यादा चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज के माध्यम से पीजीटी कॉमर्स के कंप्लीट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे।